राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। स्नान के समय, नहाते समय दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ साबन और दूसरी जगह शैम्पू। साबन और शैम्पू के बिना स्नान कर लें तो आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं कि पानी फेंक के आ गए। इसलिए साबुन या शैम्पू का प्रयोग करना नहाने के समय एक आवश्यक वस्तु बन गया है। लेकिन वो समय भी था जब बिना साबुन और शैम्पू के भी हम स्नान करते थे और आज से ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे और ज़्यादा साफ भी दिखाई देते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आप सब जानते हो कि जब साबुन का निर्माण होता है तो उसमें कई तरह के केमिकल प्रयोग होते हैं। कास्टिक सोडा तो अनिवार्य रूप से उसमें प्रयुक्त होता है, चाहे साबुन नहाने का हो या कपड़े धोने का हो। कास्टिक सोडे को हम एक हार्मफुल प्रोडक्ट मानते हैं। यद्यपि जब उसका सोफिफिकेशन हो जाता है, जब कास्टिक सोडा को हम किसी तेल के साथ में एम्प्लीफाई कर लेते हैं तो उसकी जो जो दुष्प्रभाव है काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है। और इसीलिए ऐसे साबुन के प्रयोग से ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते। लेकिन आजकल तो साबुनों को ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए, ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए या ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए, मॉइस्चर में भी पिघले ना, ज़्यादा लंबे समय तक चले, या फिर हर तरह की त्वचा को ज़्यादा सौम्य लगे, यद्यपि सौम्य होता नहीं है, ऐसे हम विज्ञापन दिखा के बेचते हैं। तो इसके लिए साबुनों को जब हम बनाते हैं तो उसमें कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं, केमिकलों का प्रयोग होता है उसमें झाग बढ़ाने के लिए। दूसरा, साबुन के माध्यम से जो हमारे शरीर पर तेल लग जाता है, हमारा शरीर एक तरह का तेल रिसाव करता रहता है, जिससे काफ़ी मात्रा में मिट्टी हमारे शरीर पर जम जाती है, पसीने की परत जम जाती है। उससे कई जगह हमारी जो ऊपर की चमड़ी है वो काली पड़ने लगती है। उसको साफ करने के लिए सोफिफिकेशन बहुत आवश्यक है। उसके लिए कास्टिक सोडा की आवश्यकता है। यद्यपि बिना कास्टिक सोडा के भी हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि कास्टिक सोडा का सोफिफिकेशन अच्छे तेल के साथ में, पर्याप्त मात्रा में तेल के साथ किया जाए तो उसके दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो आजकल साबुन निर्मित होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल प्रयोग होते हैं। उसको आकर्षण देने के लिए, खुशबू देने के लिए, या उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, झाग पैदा करने के लिए, इनके कारण हमारे शरीर पर साबुन के प्रयोग से कई तरह के दुष्प्रभाव पैदा हो जाते हैं। हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, चमड़ी खुश्क हो जाती है, या फिर चमड़ी पर दाग धब्बे उभर आते हैं, या फिर रिएक्शन हो जाती है। इन्हीं से बचने के लिए तो फिर हम या तो गाय के पंचगव्य का साबुन प्रयोग करते हैं या फिर हर्बल साबुन का उपयोग ले करते हैं। लेकिन यदि गाय के पंचगव्य को से यदि हम साबुन बनाएं और उसमें भी यदि कास्टिक सोडा का प्रयोग करें तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा बदलाव महत्वपूर्ण नहीं रहता। यदि आप बिना कास्टिक सोडा के गाय के पंचगव्य आधारित साबुन बना के प्रयोग करना चाहते हैं, ये साबुन भी काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि इसके माध्यम से भी शरीर में चमक आती है। शरीर के ऊपर यदि कोई गंदगी चिपकी हुई है, कोई मैल चिपक गया है या तेल की परत बिछने लगी है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो यदि ऐसा आप पंचगव्य आधारित साबुन निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए 5-6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो आवश्यकता यही है कि आप गाय का गोबर लें। गाय के गोबर की जगह यदि गाय के गोबर का रस लेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर गाय का गोबर और रस दोनों ले लें। ऐसे में गाय के सूखा जो गोबर हो जाता है उसका पाउडर भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो गाय का गोबर और गाय का रस आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप गाय का मूत्र ले लें, और गाय के मूत्र को यदि आप कुमारी आसव के साथ में, घृत कुमारी का जो गूधा होता है, बाज़ार में उसका सूखा गूधा भी मिल जाता है। पंजाब में तो उसको मुसर्रब कहते हैं, यहाँ भी कुछ कहते ही होंगे। तो आप घृत कुमारी का सूखा उसका जो क्वाथ होता है वो लेके आएँ और उसमें गाय के मूत्र को डाल के उसको काढ़ा बना लें। ये 2 चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, आप गेरू मिट्टी ले सकते हैं। गेरू मिट्टी सहजता से बाज़ार में मिल जाती है। आपने देखा होगा जब बड़ी एकादशी आती है या कई और अवसर आते हैं तो हम अपने जो घर के फर्श होते हैं उनको सजाने के लिए या दीवारों पर कई तरह के चित्र उभेरने के लिए गाय जो गेरू का जो रंग है वो प्रयोग करते हैं, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और झाग पैदा करने के लिए, क्योंकि आपके साबुन में झाग नहीं होगा तो उसको साबुन मानेगा कौन। तो उसके लिए आप रीठे का पाउडर उसमें मिक्स कर सकते हैं।
ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसकी पूरी जानकारी दे दूँगा, इनकी मात्रा भी दे दूँगा, वहाँ देख सकते हैं। तो इन सबको इकट्ठा कर लीजिए, इनको आप इकट्ठा करके परस्पर इनको मिश्रित कर लीजिए, क्योंकि गाय का आप गोबर गाय के मूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें तरल की तो डालने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए, क्योंकि इसमें मुशर्रफ डाला है आपने घृत कुमारी का या घृत कुमारी का जो क्वाथ डाला है, उससे वैसे ही ये चिपकदार बन जाता है। तो इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से इसको मार लो, पेस्ट बना लो, और फिर जिस साइज़ में आपको साबुन चाहिए, जिस साइज़ का आपको साबुन चाहिए, उनके मोल्ड मिल जाते हैं, सांचे मिल जाते हैं बाज़ार में, सहजता से कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। अन्यथा उनकी जगह आप घर में कोई बड़े बोतल हो, उसके ढक्कन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी कटोरी का प्रयोग कर सकते हैं। और कटोरी यदि ज़्यादा ऊंची है तो उसको आधा बीच में कर सकते हैं, आधा करके भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे साबुन का जो मोटाई है सहज हो जाएगी। और उसको थोड़े दिन आप छाँव में रख देंगे तो ये सूख जाएगा, साबुन का शेप ले लेगा। चाहो तो उसमें आप नाम आप उकेरना चाहें, उसकी अच्छी पैकिंग देना चाहें, या फिर ऐसे साबुन को आप बाज़ार में उपलब्ध कराना चाहें तो फिर इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यदि आप उसको घर में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी से साबुन निर्मित हो जाएगा, और ये साबुन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो इस साबुन से आपके शरीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना तो बाल झड़ेंगे, ना बाल झूठेंगे, ना शरीर पर खुश्की आएगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों को जो बाज़ार में कितना भी महंगा साबुन ले लें, उससे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाती है, कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। या तो आँखों में लाली उतर आती है, या चमड़ी खुश्क पड़ जाती है, या चमड़ी पर फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं। तो ऐसे से यदि मुक्ति पानी है तो ये गाय का पंचगव्य आधारित साबुन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साबुन के नियमित प्रयोग से आपकी जो चमड़ी है, आपकी जो स्किन है, वो लचकदार बन जाती है, सॉफ्टनेस आती है। आपको पहली बार अनुभव होगा कि आप अपने को हल्का अनुभव कर रहे हैं। इसमें खुशबू पैदा करनी है तो आप सफ़ेद चंदन या लाल चंदन का पाउडर डाल सकते हैं। यदि और कुछ करना है तो उसमें मरुआ पत्ता डाल सकते हैं। मरुआ पत्ते की भी अपनी खुशबू होती है। खुशबू ही नहीं होती, उसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो आपके शरीर को जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर चंदन आदि का इसमें एसेंस डाल सकते हैं, उससे इसकी खुशबू बढ़ जाएगी तो और रुचिकर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रयोग से आपकी चमड़ी संबंधी कई तरह की व्याधियाँ निमट जाती हैं। कई बार तो देखा गया है कि जिन लोगों को एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा ये जटिल रोग है, स्किन संबंधी एक बहुत दुस्साध्य बीमारी है। यदि एक बार लग जाए तो सहजता से दूर नहीं होता। आजकल तो उसके लिए कई तरह के एस्टेरॉइड्स हम प्रयोग करते हैं। एस्टेरॉइड से लाभ तो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव फिर आगे चलकर हमें भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे एक्जिमा जैसे रोग से भी ये साबुन सहजता से मुक्ति दे देता है, क्योंकि रीठा में ऐसे गुण हैं कि ये पुराने से पुराने त्वचा संबंधी बीमारियों से सहजता से मुक्ति प्रदान कर देता है। हमने तो 20-25 साल पुराने एक्जिमा के दुस्साध्य रोगी सिर्फ रीठा के प्रयोग से सही किए हैं। रीठा का उपयोग शुरू किया, वहाँ उपयोग किया, उसी से उसकी इतनी पुरानी जो एक्जिमा की बीमारी उसे दूर हो गई। क्योंकि एक्जिमा की बीमारी जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को परिवार का कोई भी सदस्य हो, हम तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। घर परिवार के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते कि उसकी चमड़ी इतनी ख़राब हो जाती है, या उसको देखने में इतना घृणित रूप देती है कि उससे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसी बीमारियों से या त्वचा संबंधी अन्य व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए ये साबुन बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आप दूसरी चीज़ें निर्मित कर सकते हैं, इनकी जानकारी में आगे आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।